हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, जैसा कि हम GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में अभी तक हमने इंडिविजुअल एक GS प्रैक्टिस का रिवीजन जितने भी क्लासेस हो चुके हैं उतने का करवा दिया है। अब हम एकदम से 2-3 प्रैक्टिस सेट को रिकॉल करेंगे जो पीछे के हैं, क्योंकि रिवीजन करना GS में बहुत ज़रूरी है, तभी आप GS पर कमांड बना सकते हैं। तो अभी तक हमने 7 प्रैक्टिस सेट का दोबारा से भी रिवीजन करवा दिया था। आज हम लेंगे 8 और 9 हो जाएगा तो 10 भी हम इसी में इंक्लूड करने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के 5 रिवीजन प्रश्न। इससे पहले की क्लासेस को यदि आपने विजिट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से विजिट कर सकते हैं। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने कब प्रतिबंध लगाया? तो 1910 में ब्रिटिश सरकार ने भरतनाट्यम नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। सिलंबम कहाँ का मार्शल आर्ट है? तमिलनाडु का है। मंत्रिपरिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का गठन है। नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यह NEFT का पूर्ण रूप है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है? तो इसे हम बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न। क्लास में आप अंत तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित आपका धमान हो जाएगा। धमान नृत्य हिमाचल प्रदेश का है, जो कुल्लू दशहरा के समय किया जाता है। तो कुल्लू दशहरा के समय धमान नृत्य किस राज्य में किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। रऊफ आपका कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। यहाँ पर आप याद रखेंगे महाराष्ट्र का क्या है? कोली है। महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा दोस्तों? कोली कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। फगुआ आपका बिहार का है। और इम्पोर्टेंट नृत्य जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो भोरताल असम का है, कृष्णाटम केरल का है, ब्रिता वेस्ट बंगाल, जेलियांग नागालैंड, झूलन राजस्थान, सोंगी मुखाबटे महाराष्ट्र के हैं, गोम्फ गोवा का, तुर्रा कलंगी MP के हैं। यहाँ पर बया लता की बात करें तो कर्नाटक का, चुटकी सिक्किम का, माय माता त्रिपुरा का, हुड़का बॉल यह आपका उत्तराखंड का है, धमाल आपका हरियाणा का है, सिद्धि धमाल गुजरात का है। यहाँ पर तीनों को आपको क्लियर अभी ही कर लेना है। धमान आ जाए तो हिमाचल प्रदेश उत्तर होगा, धमाल आ जाए तो हरियाणा होगा, और सिद्धि धमाल आ जाए तो गुजरात होगा। हिमाचल प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण डांसों की बात करें तो झोरा, झाली, छपेली, महासू, डांगी, थाली, किन्नौरी यह सभी हिमाचल प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण नृत्य हैं। तो धमान कहाँ का हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश का। किस समय किया जाता है? कुल्लू दशहरा के समय। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अद्वितीय वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो वारली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? यह क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है। तो वारली हो चाहे रंगोली हो, दोनों चित्रकलाओं का संबंध आपका महाराष्ट्र से होने वाला है। मध्य प्रदेश की बाघ और गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश की है। पट्टचित्र सौरा यह आपकी उड़ीसा की है। पट्टचित्र सौरा उड़ीसा की है। फड़ मंडाना लघु कजली यह आपकी राजस्थान की है। कोल्लम तंजौर यह कहाँ की होने वाली है? यह आपकी तेलंगाना की है। चिकनकारी UP की है। अरिपन मधुबनी मतला बिहार की है। फुलकारी यह कहाँ की है? फुलकारी, तो फुलकारी कहाँ की हो जाएगी दोस्तों? चिकनकारी UP की हो जाएगी। और यहाँ पर चिकनकारी UP की। कोल्लम तंजौर यह हमने कहाँ की पढ़ा? कोल्लम और तंजौर कहाँ की पढ़ा है दोस्तों? वारली रंगोली चित्रकला महाराष्ट्र की है। कोल्लम तंजौर तेलंगाना की है। इसके बाद बात करें हम पिथौरा अथिया की, तो ये गुजरात की है। रंगवाली कसूती कर्नाटक की है। कलमा जट्टू केरल की। चेरियल निर्मल तेलंगाना की है। और जादव पटिया बिहार और कुछ इलाकों में झारखंड में भी की जाती है। फुलकारी जो हमारा रह गया था, तो फुलकारी कहाँ की है दोस्तों? तो फुलकारी आपकी पंजाब की होने वाली है। तो क्वेश्चन पूछा था वारली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है। निम्नलिखित में से कौन सा पंच केदार में शामिल नहीं है? तो जागेश्वर यह पंच केदार में शामिल नहीं है। कल्पेश्वर यहाँ पर बाल और जटाओं के दर्शन होते हैं भगवान शंकर के। चेहरे के दर्शन रुद्रनाथ में, तुंगनाथ में हाथ के दर्शन होते हैं। केदारनाथ बैल रूपी कुबड़ के दर्शन होते हैं। मध्य महेश्वर में नाभि के दर्शन होते हैं। केदारनाथ कौन सी नदी के किनारे है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे आपका केदारनाथ स्थित है। शिव से संबंधित यह पंच केदार है। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है। वॉलीबॉल में इसमें सिंह
इस नाम से भी जानी जाती है। तो स्मैशिंग को हम वॉलीबॉल में और किस नाम से जानते हैं? तो मिंटो नेट के नाम से हम वॉलीबॉल में स्मैशिंग को भी जानते हैं। स्मैशिंग इस नाम से भी जानी जाती है। स्पाइकिंग भी हम इसे कहते हैं। और वॉलीबॉल का पहले नाम क्या था? तो मिंटो नेट था। मिंटो नेट वॉलीबॉल का पहले नाम था। स्मैशिंग के नाम से हम स्पाइकिंग को जानते हैं। ऊपर उठे को लिफ्टिंग कहते हैं। पहली बार सर्विस कहते हैं। पहली बार क्या कहते हैं? सर्विस कहते हैं। पहली बार जब गेंद को उछाला जाता है तो उसे हम सर्विस कहते हैं। नेट के पास को ब्लॉकिंग कहते हैं। ब्लॉकिंग। इसके बाद हम बात करें टोटल प्लेयर कितने होते हैं वॉलीबॉल में? तो 6 होते हैं। मैदान की लेंथ और ब्रेड्थ की बात करें तो 18 मल्टीप्लाई 9 होती है, मतलब 18 होती है लेंथ, 9 होती है ब्रेथ चौड़ाई। बीच वॉलीबॉल में यही आपकी 16 गुणा 8 हो जाती है। पुरुष के लिए नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर और महिला के लिए 2.24 मीटर। गेंद का वजन होता है 260 से 280 ग्राम तक वॉलीबॉल की। तो वॉलीबॉल की गेंद का वजन कितना होता है? 260 से 280 ग्राम के बीच में यह होता है। और यहाँ पर मिंटो नेट किसका पहले नाम था? वॉलीबॉल का था। वॉलीबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। नेट के पास क्या कहते हैं? ब्लॉकिंग कहते हैं। नीचे जाती गेंद को ऊपर उठाना यह लिफ्टिंग कहलाता है। और पहली बार गेंद को उछाला जाता है उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम सर्विस कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाएगा, एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबला 3 मिनट के खालिस्तान अवधियों में विभाजित होता है, जिसके बीच में 30 सेकंड का ब्रेक होता है। तो यह 2 अवधियों में विभाजित होता है। 3 मिनट की 2 अवधियों में विभाजित होता है। इसके बाद भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण शहरी लिंगानुपात में सबसे अधिक अंतर था? तो हिमाचल प्रदेश में था 2011 में। यहाँ पर आप शहरी की बात करें तो 853 लिंगानुपात था और ग्रामीण में 986 था, जो अपने आप में पूरे भारत में एक राज्य में सर्वाधिक अंतर वाला यहाँ पर राज्य था। इसके बाद बात करें केरल, 1084 सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेक्स रेशियो केरल का सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ का था? तो आपके केरल का था। भारत का लिंगानुपात भारत का टोटल बात करें तो 929 था। 929 पूरे भारत का था। 929 पूरे भारत का था। और यहाँ पर भारत का लिंगानुपात शहरी था 929, जो हमने पढ़ा है शहरी था वो 929 था। और ग्रामीण था 949 भारत का। ग्रामीण था 949, शहरी था 929। और इसके बाद सबसे कम था आपका हरियाणा का 879, दमनदीप का 618 था। और यहाँ पर बात करें सर्वाधिक, यहाँ पर केरल का 1084, फिर पुडुचेरी का यूटी में है प्रथम था 1037, दूसरे पर लक्षद्वीप यूटी में था 947 के साथ में, तीसरे पर तमिलनाडु आएगा 996 के साथ में और आंध्र प्रदेश का 993 के साथ में आने वाला है। तो पहले पर आपका केरल हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेता आपसे तीसरे नंबर पर कौन है लिंगानुपात में, तो तीसरे पर कौन आ जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु आ जाएगा 996 के साथ में। इसके बाद चौथे पर आपका आंध्र प्रदेश आएगा 943 के साथ में। और इसके बाद करें हम भारत का कितना है लिंगानुपात, तो भारत का लिंगानुपात आपका 943 है। 943 भारत का लिंगानुपात है। और यहाँ पर हम बात करेंगे तो पहला अरुणाचल प्रदेश है 972, 0 से 6 में, 0 से 6 वर्ष के यदि आप बच्चों की गणना देखोगे तो वहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा 972 और सबसे कम हरियाणा आ जाएगा 834 के साथ में। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए सीटें आरक्षित हैं, तो 84 सीटें आपकी लोकसभा में अनुसूचित जो जाति के सदस्य उनके लिए आरक्षित हैं। एससी सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है? यूपी में है 17। एसटी की सबसे ज़्यादा सीट है मध्य प्रदेश में 6 सीटें हैं। इसके बाद बात करें हम तो यूपी में 80 सीटें हैं यहाँ पर लोकसभा की। महाराष्ट्र में 48 हैं। महाराष्ट्र में कितनी है? 48 हैं। सर्वाधिक सीटें लोकसभा की यहाँ पर यूपी में है 80, महाराष्ट्र में आपकी 48 हैं, वेस्ट बंगाल में 42 हैं, बिहार में 40 लोकसभा सीट हैं और यहाँ पर तेलंगाना में आपकी 39 लोकसभा सीटें। लोकसभा आपका निम्न सदन होती है। कैसा सदन होती है? निम्न सदन होती है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 543 है। लोकसभा का पहली बार गठन 17 अप्रैल 1952 को, पहली बैठक 13 मई 1952। पहले लोकसभा अध्यक्ष जिन्हें हम स्पीकर कहते हैं जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। उपाध्यक्ष थे एम.ए. आयंगर पहले। इसके बाद अगला आ जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन है, आर्टिकल 80 में। यह जैसा कि हमने पढ़ा कि निम्न सदन है आपका लोकसभा, यह उच्च सदन है और स्थायी सदन है आपका राज्यसभा। इसका गठन 3 अप्रैल 1952 में, पहली राज्यसभा का गठन, पहली बैठक 13 मई 1952 में।
इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना रहता है, 6 ईयर रहता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, यह एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवा निवृत्त होते हैं। कुल सीटें राज्यसभा में कितनी है, 250 हैं, जिसमें से 238 आपके एमएलए और नामांकित होते हैं 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। पहले उपसभापति SV कृष्णमूर्ति थे, पहले उपसभापति। और सभापति की बात करें तो राज्यसभा का सभापति वही होता है जो उस टाइम पर भारत का उपराष्ट्रपति रहता है। तो राज्यसभा के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति वही राज्यसभा के पहले सभापति थे, तो वो थे राधा कृष्णन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के 17 आसन और विघटन से संबंधित है, तो आर्टिकल 85 में संसद का 17 आसन और विघटन है। आर्टिकल 83 की बात करें तो संसद सदन की अवधि है 83 में, 87 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वर्णन 93 में, 98 में संसद सचिवालय का वर्णन है। सत्रों का वर्णन आर्टिकल 85 में है। आर्टिकल 85 संसद के सत्र हैं जो कि बजट सत्र होता है, मानसून सत्र, शीत सत्र है। कम से कम आपके सत्र 2 होने चाहिए, गैप 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता है 2 सत्रों के बीच में। बजट सत्र आता है फरवरी मई के लगभग, मानसून सत्र जुलाई अगस्त और शीत सत्र नवंबर दिसंबर में आता है। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जिसे इकबालनामा ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है, तो मुदमिन खान ने यह जीवनी लिखी थी, मुदमिन खान। न्याय की जंजीर आगरा में किसने बनवाई, जहांगीर ने बनवाई थी न्याय की जंजीर आगरा में। जिसमें कितनी घंटियां थी यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो 60 घंटियां थी इसमें। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के समय को कहा जाता है। अंग्रेज हॉकिंस 1608 में सूरत में जहांगीर से मिलता है। 1609 में मुलाकात होती है, 1609 में आगरा में मुलाकात होती है किससे, जहांगीर की हॉकिंस से। और 1608 में सूरत में कौन मिलता है दोस्तों, 1608 में जहांगीर से सूरत में कौन मिलता है, थॉमस रो 1615 में भारत आया जहांगीर के समय में, यह अजमेर में मिला था, अजमेर में मिला था थॉमस रो। इसके बाद हम बात करेंगे 2 सेकेंड मिडलटन थॉमस रो 1615 सेकेंड या मीटिंग है, मीटिंग हुई थी अजमेर में। थॉमस रो अंग्रेज आया था, किसके समय में आया था, जहांगीर के समय। 1605 से 1627 तक जहांगीर का कार्यकाल है। तुझे के जहांगीरी 1609 में। पूर्ण मोतबिंद खान, पूर्ण मोतबिंद खान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है, किसके काल को कहा जाता है, जहांगीर के काल को कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो जहांगीर का कार्यकाल आपको याद रखना है, एक तो इसमें 1605 से 1627 तक। तुझे के जहांगीरी की रचना किसने की थी, जहांगीर ने शुरू कर दी 1609 में, लेकिन पूर्ण किसने की थी, इसके पूर्ण की थी पूर्ण मोतबिंद खान ने इसे की थी, मोतबिंद खान ने। मेहरुन्निसा के समय जहांगीर से मैं शादी की, मेहरुन्निसा से जहांगीर ने कब शादी की है क्वेश्चन पूछा जाता है, 1611 में शादी की थी मेहरुन्निसा से जहांगीर ने मेहरुन्निसा से शादी कब की थी, 1611 में की थी। मेहरुन्निसा को नूरजहां कहा था जहांगीर ने, इसकी माता थी अस्मद बानो बेगम। इसके बाद बात करें मेहरुन्निसा को नूरजहां किसने कहा था, जहांगीर ने। नूरजहां के पिता एतमद्दौला का मकबरा आगरा में जहांगीर ने बनवाया था। पहली सफेद संगमरमर से निर्मित यह पित्रादोरी शैली में एक इमारत थी। अस्मद बेगम गुलाब से इत्र निकालने की विधि के लिए अस्मद बेगम फेमस है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। मुगल सिंहासन पर कब्जा करने से पहले शाहजहां को कहा जाता था, तो खुर्रम बचपन का नाम था शाहजहां का, सलीम था जहांगीर का। तो शाहजहां ने नई दिल्ली राजधानी बनाई थी 1638 में। 1627 से 1658 तक गद्दी पर रहता है शाहजहां। जहांगीर के 4 पुत्र थे दोस्तों, एक था खुर्रम जिसका वास्तविक नाम शाहजहां था, एक खुसरो, सहद यार और परवेज। खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था 1606 में, इसलिए सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी, इसलिए जहांगीर ने किसकी हत्या करवा दी थी, तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी, तो वो जहांगीर ने करवाई थी, क्योंकि यह इनके बड़े बेटे जो बेटा था खुसरो उसकी सहायता कर रहे थे। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहा जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का काल है, स्थापत्य कला का शाहजहां का है। लाल किला की स्थापना 1648 में, ताजमहल 1631-1652 में बनवाया गया। ताजमहल से आप क्वेश्चन बताएं, यूनेस्को में कब शामिल हुआ, 1983 में।
काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यह आपकी गेहूं के लिए अच्छी नहीं है। गेहूं के लिए जलोढ़ मिट्टी अच्छी होती है, सबसे अच्छी है कपास के लिए होती है, इसलिए इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। करेल या रेगुर मिट्टी इसका स्थानीय नाम है, करेल या रेगुर मिट्टी। काला रंग इसके टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का काला रंग होता है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट कारण। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसमें आपकी नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। नमी धारण करने की सबसे ज़्यादा क्षमता काली मृदा में होती है। उष्ण कटिबंधीय चेरनोजन, यह अंतर्राष्ट्रीय नाम है किसका? काली मिट्टी का। भारत के निम्नलिखित प्रकार की मिट्टी को कुल क्षेत्र में प्रतिशत हिस्से के रूप में उच्च से निम्न तक व्यवस्थित करना है, मतलब सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है, फिर उसके बाद इस प्रकार आपको इसमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्वाधिक इन ऑप्शनों में लाल मिट्टी है सेकंड नंबर पर 18%, और सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे पहले आएगा आपका बी आएगा, फिर इसके बाद पाई जाती 15% काली मिट्टी, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर लेटराइट। जलोढ़ मिट्टी 43% सर्वाधिक भूभाग पर भारत में पाई जाने वाली मिट्टी है। इसकी बात करें तो जलोढ़ के दो प्रकार होते हैं, एक नवीन जलोढ़ होता है, खादर कहते हैं उसे, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। ICR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो आपका, उसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। एक्ट आया था 1860 का। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके अनुसार मिट्टियों की संख्या भारत में 8 है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1653 में। भारतीय मृदा सर्वेक्षण शुरू हुआ 1956 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 की है। विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर। हिंद महासागर विश्व का महासागर है, तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर आपका हिंद महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर है, फिर अटलांटिक, फिर हिंद, फिर दक्षिणी, फिर आर्कटिक महासागर हो जाएगा। और सबसे गहरा जो चैलेंजर द्वीप है मेरियाना गर्त में 1133 मीटर हुआ है, प्रशांत महासागर में स्थित है। 200 रुपए के नोट में कितनी कोणीय ब्लीड लाइन होती है? तो 200 रुपए के नोट में कितनी कोणीय ब्लीड लाइन होती है? तो 4 कोणीय ब्लीड लाइन होती है। 100 रुपए के नोट में भी 4 होती हैं, और 500 रुपए के नोट में 5 होती हैं। 500 रुपए के नोट में कितनी होती है? 5 होती हैं। यह आप जो ब्लीड लाइन देखेंगे नोट की, तो इस प्रकार दिखती है, ब्लीड लाइन है यहाँ पे, ये ब्लीड लाइन है। इसके बाद आ जाएगा अगला, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? NSE की स्थापना 1992 में हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया समिति कौन सी थी? फेरवाना समिति थी। हेडक्वार्टर मुंबई में। सबसे इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग पहले पर है। इसके बाद बात करें सेबी ने मान्यता कब दी? 1993 में इसे मान्यता दी थी। 1993 में इसे मान्यता दी थी। स्थापना पूंजी कितनी थी इसकी? पूंजी जब स्थापना हुई थी उसके समय इसकी पूंजी कितनी थी? तो इसकी थी 25 करोड़। 25 करोड़ शुरुआती पूंजी के साथ इसकी स्थापना होती है। BSE की बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 1875 में स्थापना प्रेमचंद रायचंद ने की थी। एशिया का सबसे पुराना है ये। हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। इसके बाद IDBI का स्थापना दिवस आपको याद रखना 1964 में हुई थी। LIC की 1956 में होती है। एक्सियम की 1982 में होती है। इसके बाद अगला हो जाए तापमान का वह पैमाना जिसमें तापमान केवल धनात्मक होता है। केल्विन पैमाने में तापमान आपका हमेशा धनात्मक होता है। रसोई गैस LPG मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन, BPI हो जाता है। रसोई गैस LPG एक सिलेंडर बढ़ता है, इस प्रकार याद रखते हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन का सूत्र C3H होता है, H8 होता है। ब्यूटेन का C4H10 होता है। जो LPG में बदबू आती है वो इथाइल मरकैप्टन C2HCSH के कारण आती है। LPG योजना आपको याद रखना है PM उज्ज्वला योजना 1.0 है। 1 मई 2016 को कहाँ से स्टार्ट होती है? बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है। बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट, महोबा उत्तर प्रदेश से 2.0 10 अगस्त 2021 को स्टार्ट होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह आपकी यकृत, लीवर है। सेकंड नंबर सबसे बड़ी बहिस्रावी अग्नाशय है, जिसे हम मिश्रित ग्लैंड भी कहते हैं। पित्त का निर्माण करती है, पुरानी RBC को नष्ट करती है यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी थायरॉक्सिन अपट्यूब ग्रंथि हो जाएगी, थायरॉक्सिन हार्मोन इससे स्रावित होता है। तो यहाँ तक हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को रिवीजन किया, क्योंकि इससे पहले हम बहुत शानदार तरीके से पूरी यूट्यूब पर किसी ने रिवीजन नहीं करवाया, वो है करवा चुके हैं, इसलिए उसे थोड़ा स्पीड हम बरकरार रखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 9 को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, यहाँ से आपको मदद मिलनी तय है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के 5 रिवीजन प्रश्न। झूलन कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह आपका राजस्थान का है। कलमा जट्टू कहाँ की चित्रकला है? केरल की है। बीच वॉलीबॉल मैदान का क्षेत्रफल 16x8 होता है।
राज्यसभा के पहले उपसभापति SV कृष्णमूर्ति। राज्यसभा आपका कैसा सदन है? उच्च सदन है। मेरियाना गर्त की कुल गहराई 11,033 मीटर जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न। 30 सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार एशियाई विकास बैंक ADB के कुल कितने सदस्य हैं? तो 69 सदस्य। 69वां देश आपका इजराइल बना है। इजराइल की न्यू शेकेल मुद्रा है। यूरुशलम यहाँ की क्या है? यूरुशलम क्या है? यहाँ की कैपिटल है और मुद्रा न्यू शेकेल है। ADB की बात करें तो 69वां देश इसका इजराइल बना है। 69 सदस्य हैं। इसमें से 49 सदस्य इसके एशियन है और 20 सदस्य इसके प्रशांत महासागरीय है। 1966 में ADB की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका मनीला में है। मनीला में हेडक्वार्टर है। जो ब्रिक्स देश है आपका उसका एक बैंक है ADB। ब्रिक्स देशों का बैंक कौन सा है? NDB है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ADB नहीं है, NDB है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 2014 में। हेडक्वार्टर संघाई चीन में है। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स से कब जुड़ा था? 2010 में। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में होती है। ब्रिक के साथ में होती थी, लेकिन साउथ अफ्रीका जुड़ा तो ऐसा आ गया। साउथ अफ्रीका 2010 से। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 कजान रूस में होगा। AIB एशियन इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट बैंक 2015 में। हेडक्वार्टर बीजिंग में होता है। इसके बाद बात करें वर्ल्ड बैंक का तो 190वां देश अंडोरा बना है। IMF का 191वां देश लिंगस्टीन बना है। ब्रिटिश सम्मेलन के द्वारा इन दोनों की स्थापना होती है, इसलिए इन्हें हम जुड़वा बहनें भी कहते हैं। दोनों का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। 37वें नेशनल गेम 2023 के दौरान कितने खेल आयोजित किए गए? 37वें नेशनल जो गेम्स हुए हैं 2023 के दौरान, इसमें कितने खेलों का आयोजन किया गया? 43 खेलों का आयोजन किया गया। गोवा में हुए हैं, शुभंकर हो गया है। पहले पर महाराष्ट्र है 80 गोल्ड के साथ में। दूसरे पर आपका सेना 66 गोल्ड के साथ में। पहली बार नेशनल गेम्स का आयोजन लाहौर में हुआ था 1924 में। आधुनिक नेशनल गेम्स का आयोजन 1985 में दिल्ली में हुआ था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2011 के दौरान भारत 2001 से 2011 के दौरान भारत में महिला साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है? तो महिला साक्षरता दर में टोटल कितनी वृद्धि हुई है पूछना चाहता है 2001 से 2011 के दौरान। 2001 में 53.67 थी और 65.46 हो गई थी 2011 में, तो लगभग 9% का इसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। पुरुष साक्षरता 2009 में 75.26 थी, 82.14 हो गई 2011 में। 2001 में टोटल भारत की साक्षरता की बात करें महिला पुरुष सबको मिला के तो 64.8 थी, 2011 में 74.08 हो जाती है। न्यूनतम महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ की है? बिहार की 51% है। केरल की सर्वाधिक है 52% है। सबसे ज़्यादा अंतर यहाँ पर महिला फीमेल साक्षरता राजस्थान में 27.1% है। सबसे कम अंतर मेल और फीमेल की साक्षरता मेघालय में 31%। सबसे साक्षर जिला आपका सिरचे पे मिजोरम का 58.7%। सबसे कम जिला अलीराजपुर है। सबसे कम शिक्षित 37.22% मध्य प्रदेश का है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है? तो तंजावर घराना कोई शास्त्रीय संगीत का घराना नहीं है। आगरा घराना है, ग्वालियर घराना है, किराना घराना भी है। यह तंजावर जो घराना है वह हिंदुस्तानी संगीत का नहीं है, कर्नाटक संगीत का घराना है। यहाँ पर आप महत्वपूर्ण नाम आ जाते हैं। ग्वालियर घराना के महत्वपूर्ण नाम अस्सू का, नथू का, इनका संबंध ग्वालियर। आगरा से हाजी सुजान खान, किराना अब्दुल करीम खान, जयपुर अतरौली घराना अलादिया खान, पटियाला घराना फतेह अली खान, रामपुर सहसवान घराना इनायत खान। इसके बाद हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल और ध्रुपद। ध्रुपद शैली में टप्पा, तराना, ठुमरी आ जाते हैं। सबसे पुरानी शैली आपकी ध्रुपद है। हिंदुस्तानी संगीत की शैलियाँ हैं ग्वालियर, आगरा, करंडी, बाजार, पटियाला है घराने, ख्याल घराने की शैलियाँ हैं। अन्य देशों के साथ भारत के सैन्य अभ्यास के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सैन्य अभ्यास की बात की गई है दोस्तों, तो USA टाइगर टाइम बिल्कुल होता है भारत के बीच। उज्बेकिस्तान और भारत के बीच डस्टलिक होता है। UK और भारत के बीच अजय वॉरियर। जापान और भारत के बीच आपका धर्म गॉर्जियन होता है। गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया। गरुण शक्ति भारत इंडोनेशिया। इंद्र भारत रूस। संप्रीति भारत बांग्लादेश। खंजर भारत किर्गिस्तान। एवोक्यूरिन भारत मालदीव। नॉमडेक एलिफेंट भारत और मंगोलिया। लामतिये सेशेल्स और भारत। वज्रपेयर भारत और अमेरिका। मैत्री भारत और आइलैंड। मैत्री भारत और आइलैंड। इसके बाद बात करेंगे भारत और थाईलैंड। मैत्री। सूर्यकिरण भारत और नेपाल। सूर्यकिरण भारत और नेपाल। अब महत्वपूर्ण ऑपरेशन, तो ऑपरेशन कावेरी भारत और सूडान के बीच। म्यांमार के बीच ऑपरेशन करना। ऑपरेशन तो जो दोस्त था वो भारत और तुर्की के बीच। ऑपरेशन अजय भारत और इजराइल।
इंद्रावती ऑपरेशन, यह भारत और रहती। भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की? तो 25/6/2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की। निम्नलिखित असाधारण संगीतकारों में कौन सा औपचारिक स्कूली शिक्षा पूरी करने में असमर्थ था, जो एक संगीत प्रतिभा नवोदय के रूप में उभरा है? त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी रागों का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। तो एम बाला मुरलीकृष्णन को ये इसका श्रेय दिया जाता है। पद्म भूषण का याद रखना 1991 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। एम बालाकृष्णन। वायलिन से संबंधित हैं एल सुब्रमण्यम। वायलिन से संबंधित हैं एल सुब्रमण्यम। किससे संबंधित है? वायलिन से संबंधित हैं एल सुब्रमण्यम। किससे संबंधित हैं? वायलिन से। इसके बाद एम एस सुब्बुलक्ष्मी, पद्म भूषण 1975 में मिला। इसके बाद बात करने वाले हैं संगीत में पहला इन्हें भारत रत्न में मिला था एम एस सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में। अनुच्छेद 105 में किनकी शक्तियों और विशेषाधिकार प्रवासित हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के संदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति उपयुक्त है? तो राष्ट्रपति की मंशा पर बुलाते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 110 के अनुसार निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अनुच्छेद 110 धन विधेयकों की प्रवास से संबंधित है, बिल्कुल सही है। एक धन विधेयक किसी भी सदन में नहीं, केवल लोकसभा में धन विधेयक पारित होता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कितने सूबा थे? तो 21 सूबा थे। 1658 से 1707 तक औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। इसका अंदर नाम जिंदा पीर था। 2 बार राज्याभिषेक औरंगजेब का हुआ था, एक बार आगरा में, एक बार दिल्ली में। 31 जुलाई 1658 आगरा में, 15 जुलाई 1679 यह हुआ था दिल्ली में। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी, मकबरा संभाजी नगर में है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में दारा सुकोई अंततः औरंगजेब से उत्तराधिकारी का युद्ध हार गया? तो सामूगढ़ की लड़ाई में दारा सुकोई हार गया था। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना भूभाग है? तो पुराना भूभाग है प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराना है। त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रणाली सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, विसर्प नहीं बनाती, बारहमासी नहीं होती, प्रायद्वीपीय है, विसर्प नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण माना जाता है? तो 1970 से 1980 दूसरा चरण है। 1960 से 1970 यह पहला चरण है। भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो हेड काउंट अनुपात का उपयोग किया जाता है। गरीबी आकलन से महत्वपूर्ण समितियां तेंदुलकर समिति 2009 में, रंगराजन समिति 2012 में, लेकिन रिपोर्ट देती है 2014 में। वायुमंडलीय दाब को मापने की विधि सबसे पहले टोरिसेली द्वारा तैयार की गई थी। टोरिसेली। तापमापी, गैलोलीय, पेंडुलम घड़ी, हाइजेंस, सिलाई मशीन घर में होवे तो होवे, लेजर, किंगजलेंट, एक्स किरणें, डब्ल्यू जंटन। समूह 3 से 12 के तत्वों को डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। इस प्रकार हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का अंतिम प्रश्न आ चुका है। थोड़ी सी स्पीड को खींचकर इसलिए चला गया दोस्तों क्योंकि अब बहुत हमने इससे पहले बहुत अच्छे तरीके से इसका रिवीजन करवा दिया है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यह तो एक रफली रिवीजन है कि आपको एक स्लाइड दिखाई जाए कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन पिछले सेटों में हमने पढ़े हैं। वायरस निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है? तो एड्स का कारक है। रेखा में हिट करके पोएचे छोड़ गई, रेखा में हिट करके पोएचे छोड़ गई करके इसमें साइलेंट है, तो रेबीज है, खसरा है, हर्पीज है, मोनेटाइज है, हेपेटाइटिस रोग, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलशोथ, इन्फ्लुएंजा, ये सभी रोग आपके वायरस कारण होने वाले रोग हैं। दोस्तों इससे नेक्स्ट क्लास में हम रिवीजन करेंगे। यहाँ तक हमने 9 सेट को अच्छे से रिवीजन कर लिया है। अगली क्लास में हमारे 10 और 11 सेट दोनों रहेंगे, तो आप उसके लिए तैयार रहें। तो आज की इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।